As you all are aware, these classes are sponsored and brought to you by Teachment. Teachment is one of the largest growing platform of India. और ये आज हमारा सेट 3 है DSSB प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चंस का। तो उसमें आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने, साइड्रोसिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस डैश इन द टिश्यूज ऑफ बॉडी। साइड्रोसिस शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त डैश का संचय है। ज्योति का आंसर आ रहा है ए लेड। बाकी के साथी भी आंसर कर सकते हैं बिल्कुल। मरकरी, एस्बेस्टोस, आयरन। आयरन आया है आंसर। प्रगति बी कह रही है मरकरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे एक्सेस ऑफ आयरन, लोहा यानी कि आयरन। एक्सेस ऑफ आयरन के कारण ये साइड्रोसिस हो जाती है। और अगर आयरन में ही डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या बीमारी हो जाती है? अनीमिया हो जाता है। उसको एक पर्टिकुलर टाइप का अनीमिया कहते हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ऑलराइट, चलिए आगे चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। बोनालू फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? इसका आंसर बताने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। फेस्टिवल, डांस और म्यूजिक, इससे रिलेटेड स्टेट वाइज DSSB में आज तक मैंने हर जितने भी एग्जाम प्रीवियस हुए ना, तो सब में ही देखा है कि फेस्टिवल, डांस और म्यूजिक से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। तो ये अपना स्टार मार्क करके टॉपिक बना लीजिए और इसको एक बार बहुत अच्छे से कर लीजिए कि फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा हर स्टेट के फेस्टिवल, डांस और म्यूजिक को देखना, क्योंकि जो कॉमन है ना वो नहीं पूछते हैं। जैसे बोनालू फेस्टिवल है, ये बहुत बिल्कुल ही कॉमन नहीं है। ठीक है, तो बोनालू फेस्टिवल पूछा गया है कि ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब। तो अगर किसी को कोई आइडिया है तो बताएं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आ रहा है। हाँ, जरूर आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल आ रहे हैं। ए आ रहा है, सी, और फिर प्रगति जी कह रही कि ए लग रहा है। तो वेस्ट बंगाल और सी तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे तेलंगाना है। तो यहाँ पे जो महाकाली है, गॉडेस महाकाली, जो काली माता है, उनके लिए ये त्योहार मनाया जाता है। हिंदू फेस्टिवल है ये। और ये आषाढ़, जो अपना हिंदी कैलेंडर है उसमें जैसे आषाढ़ का महीना होता है, जो जनरली जुलाई और अगस्त के बीच में आता है, तो उस दौरान इसको मनाया जाता है, इस फेस्टिवल को, बोनालू फेस्टिवल को। और ये हर साल मनाते हैं। यहाँ पे ज्यादातर मनाया जाता है इसे हैदराबाद और सिकंदराबाद। यहाँ पे ये मेनली बनाया जाता है। बाकी की इधर पूरे तेलंगाना में अलग अलग जगह बनाया जाता है। बाकी हैदराबाद और सिकंदराबाद में ये मेनली इसको बनाया जाता है। एनुअल फेस्टिवल है माँ काली, जो कि वहां पे उस जगह पे तेलंगाना में, हैदराबाद में येलम्मा के नाम से जिन्हें जाते हैं, माँ येलम्मा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग देवी देवताओं के नाम रखे जाते हैं। तो महाकाली के ऊपर, माँ महाकाली के ऊपर ये फेस्टिवल है। उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको जो अपनी मनोकामना पूरी करने, उनसे मनवाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। उनका धन्यवाद कहने के लिए कि आपने हमारी बात स्वीकार करी, जो भी हमने आपसे मांगा था वो आपने हमें दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू डिटेक्ट? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आंसर आना चाहिए। फटाफट सब इसका आंसर बताएंगे कि
धारा मापी का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट सर। इलेक्ट्रिक करंट, ऑल राइट। चलिए देखो, यहाँ पे एक तो सबसे सीधी सीधी सी बात है कि जो यहाँ पे होता है ना विद्युत प्रवाह, या फिर अगर हिंदी में इसका एग्जैक्ट जो DSSS की जो वो थी ना प्रीवियस ईयर की हमारी आंसर की, उसमें था विद्युत प्रवाह। ठीक, विद्युत प्रवाह नहीं था, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा था। तो यहाँ पे कई बार हमें इसका छोटा सा एक मैं आपको ट्रिक सा बता रहा हूँ, या फिर एक ट्रिक नहीं कहूंगा इसे, थोड़ी ऑब्जर्वेशन कहूंगा। कई बार जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, तो उनका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, वही हमें बता देता है कि ये किस चीज के लिए यूटिलाइज होता है। तो यहाँ पे विद्युत धारा धारा होता, तो आप लोगों को सीधा सीधा समझ में आ जाता है कि भाई ये धारा मापी क्या होगा, वही होगा जो विद्युत धारा को नापने में यूज करते हैं हम। तो वैसे भी ये इसका तो हमें पता होना चाहिए। बस एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन है कि कई बार ऐसी कोई इंग्लिश के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कोई चीजें, उनके जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो डायरेक्ट ही हमें बता देते हैं। अगर कई बार हमें ना पता हो तो एक बार उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आप देख लो। एग्जाम में ऑप्शन होता है कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में देखने का हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट को नापने में गैल्वेनोमीटर यूज करता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था अदिति का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ गॉस्पियम हर्बेसियम? कॉमन नेम आपसे पूछा गया है, गॉस्पियम का कॉमन नेम क्या है? कॉटन सर। प्रगति आंसर सी, बनियान कॉटन। कॉटन, ओके। पारुल कह रही है बी, मिंट पुदीना। बाकी आंसर यहाँ पे करेक्ट है हमारे भाई का, कॉटन कपास। एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये कॉमन नेम, ये साइंटिफिक नेम जो है गॉस्पियम, वो किसका है? कॉटन का है। तो ऐसे ही अब सबका हम एक बार साइंटिफिक नेम देख लेंगे कि मिंट का क्या होता है, पुदीने का क्या होता है, मिंथा। ठीक है, और बेनियन बरगद का होता है हमारा फिकस। फिकस बेंगेलेंसिस। ठीक है, उसके बाद तुलसी का हमारा होता है ओस्मियम, ओस्मिम, ओ सॉरी ओसिमम। फ्लोरम। तो ये हमारे साइंटिफिक नेम्स हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन में इतना हमें ज्यादा घुसना नहीं है, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर हम इसको जैसे भी बोल सकें और उसको याद कर सकें, बस उस तरह से सिंपल सा तरीका है कि भाई गॉसिपियम, गॉसिपियम को क्या बोला जाता है? कॉमन नेम क्या है? कॉटन है। मिंथा को मिंट, फिकस को बेनियान, ऑसीमम को क्या? तुलसी। ठीक है, तो ये हमें याद करने हैं सभी के, आपको नोट डाउन कर लिए होंगे आपने। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम स्प्लिट्स फैट्स इनटू ग्लिसरॉल? लिपोलिटिक एंजाइम। ओके, लिपोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, न्यूक्लियोलिटिक एंजाइम, अमाइलोलिटिक एंजाइम। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। आंसर हमारे पास आया ऑप्शन ए का, लिपोलिटिक एंजाइम। लाइपेज जो हमारे होते हैं जनरली वो कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारे पाए जाते हैं ब्लड में, गैस्ट्रिक जूसेस में, पैनक्रियाटिक सिक्रिएशंस में, इंटेस्टिनल जूसेस में। तो वहां पे जो लाइपेसिस पाए जाते हैं वो कन्वर्ट करते हैं हमारे फैट्स को फैटी एसिड। तो लाइपोलिटिक एंजाइम हमारे कन्वर्ट करते हैं फैट्स को इनटू फैटी एसिड, साथ ही साथ ग्लिसरॉल में।
ठीक है, तो ग्लिसरॉल का कई बार अगर पूछा भी जाए कि भाई हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है C3H8O3, C3H8O3। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, इसको पूरा प्रोसेस कहा जाता है। ये प्रोसेस क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। तो इस प्रोसेस के तहत फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में इसे ब्रेक कर दिया जाता है। लिपोलिटिक एंजाइम इसको अंजाम देते हैं। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। डैश वाज बिल्ट टू कमेमोरेट द प्लेस वेयर द बुद्धा स्पेंट हिज लास्ट डेज एंड डोनेटेड हिज आल्म्स बॉल। यानी कि उस स्थान की स्मृति की, डैश उस स्थान की स्मृति में बनाया गया था जहां बुद्ध ने अपने अंतिम दिन बिताए थे और अपना भिक्षा कटोरा दान दिया था। सांची स्तूप। सांची स्तूप, और पारुल कह रहा है सी सांची स्तूप। यहाँ पे करेक्ट आंसर है केसरिया स्तूपा। करेक्ट आंसर है हमारा केसरिया। तो केसरिया जो जगह है ये है हमारी बिहार में, चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है, केसरिया जगह है, केसरिया चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार, और वहां पे केसरिया स्तूपा ये उसकी याद में, उस जगह की याद में कि जहां पे बुद्धा जी ने, गौतम बुद्ध ने अपने आखिरी समय बिताया और अपना जो भिक्षा का कटोरा है वो उसे दान में दिया था। और सारी बात बाकी के इन चीजों को देखते हैं। भारूद स्तूप कहाँ पे हमारा? सतना डिस्ट्रिक्ट एमपी में। सांची स्तूप है हमारा रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ये भी एमपी में है। और धामेक स्तूप है, धामेक स्तूप है सारनाथ में, यूपी में। सारनाथ यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये सारे स्तूप अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे, जनरली बोला जाता है कि लगभग सारे ही स्तूप ये जो बनाए गए हैं वो अशोका के टाइम पे बनाए गए हैं। उनमें अलग अलग ही वहां पे हमें एविडेंस भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए ये अलग अलग जगह पे ये स्तूप बनाए गए थे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिली इन इंडिया? भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम सर। असम, ओके। शेखर का आंसर आ रहा है सी असम। ओके, आंध्र प्रदेश इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिली इन इंडिया। और ये DSSB की जो आंसर की थी वो भी इसको कंफर्म करती है। 2018 का एग्जाम था, उसमें आंध्र प्रदेश इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिली इन इंडिया विद 26% ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ चिली। जो भी इंडिया में होती है उसके 26% आंध्र प्रदेश में होती है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र विद 15% एंड देन कर्नाटका with 11% and उड़ीसा with 11%। तो जो मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। ग्रीडा डांस इज फेमस डांस ऑफ, ये जो क्वेश्चन है ये आपको आना चाहिए, ये पहले भी हमने एक सेट में देखा हुआ है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है DSSB का। ये क्वेश्चन आप देखिए, फेमस डांस के, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो डांस होता है, फेस्टिवल और म्यूजिक, ये 3 क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं और पूछे जा भी रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। मध्य प्रदेश सर। एब्सोल्युटली करेक्ट, MP। प्रगति का आंसर सी जम्मू कश्मीर नहीं, मध्य प्रदेश, MP करेक्ट आंसर है। यहाँ पे MP में जो हमारे किसान है, जो रबी की फसल है, उसके जब तैयार हो जाती है तो
सब इकट्ठे मिलके अपना जश्न मनाते हैं कि भाई फसल तैयार है, कटने के लिए तैयार है, उस जो उस उपलक्ष्य में कि भाई हमारी फसल अच्छी हुई है, और एक त्योहार सा बनाया जाता है, उसमें जो नाच गाना करते हैं तो उस नाच को कहते हैं ग्रिडा डांस। ठीक है, तो ग्रिडा डांस इज फेमस डांस ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। व्हेन वाज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास्ड? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सर ए 1990। ओके, 25 अक्टूबर 1980 सर। 1980 को। हाँ, 1980 को 25 अक्टूबर 1980 को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास करा गया था इंडिया में। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत जितनी भी डिटेल, सारी डिटेल है, आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट गूगल पे लिखोगे तो सारी आपको प्रोसेस मिल जाएगा। उसमें आपको हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था कि कब पास करा गया था, तो डेट जनरली इतना याद करने की जरूरत नहीं होती, जितनी भी एक्ट वगैरह जो फेमस एक्ट वगैरह पास होते हैं, बट ईयर आपको जरूर याद करने होते हैं। तो 1980 25 अक्टूबर 1980 को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास करा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे अब हम। विच इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? Most confusing thing about tributaries is longest and largest. टोन। Okay. तो देखो बी आप अगर बेतवा। देखो डॉन, ओके बी बेतवा, ठीक है, तो कई जगह आप देखोगे तो चंबल लिखा हुआ है, कई जगह आप देखोगे टोन लिखा हुआ है। तो जो टोन्स नदी है, जो सहायक नदी है यमुना की, वो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ये देहरादून के पास कलसी एक जगह है, कलसी एक जगह है देहरादून के पास, नियर देहरादून, वहां पे ये ज्वाइन करती है यमुना को। तो दो तरीके की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट यमुना की अगर बात करेंगे हम, यमुना की बात करेंगे तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? टोन्स, हिंडौन, हनुमान गंगा। और यहाँ पे अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो ये है गिरी, बागेन, चंबल, बेतवा, सिंध और केन। और यमुना खुद एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। ठीक है, यमुना खुद एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। और यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मैंने आपको सहायक नदियां बता दी हैं कि भाई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो कौन कौन सी हैं। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो टोन्स नदी है। कहाँ मिलती है? कलसी पे, और वो देहरादून के पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। Which of the following soil is formed by deposition of salt by estuaries, river and sea air, sorry। निम्नलिखित में से कौन सी सैलाइन मिट्टी सॉइल। ज्वारभाटा, नदियां या समुद्री हवा द्वारा नमक के जमाव से बनती है? सैलाइन कॉमन सॉइल। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन आईक्यू, बिल्कुल सही है। सेलाइन सॉइल, खारा, खारी मिट्टी जिसे कहा जाता है खारी मिट्टी। संदीप का आंसर बिल्कुल सही है, संदीप का भी आंसर सही है। और यहाँ पे बिल्कुल सी नहीं, लेटराइट सॉइल नहीं, सी नहीं, सॉरी, पारुल का आंसर सही है, बी सैलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल मतलब खारी मिट्टी। तो वो नाम से ही समझ में आ जाता है कि भाई जो सॉल्ट डिपोजिशन की बात करी गई है तो उससे खारी मिट्टी ही होगी, तो यहाँ पे सैलाइन सॉइल होगा हमारा। ठीक है, और लेटराइट सॉइल जो है, ये दो लेटराइट सॉइल, लेटराइट जो नाम है ना वो रॉक भी होता है और सॉइल भी होती है। ये होता है रस्टी रेड कलर की, रस्टी रेड कलर की होती है। इसमें हमारा क्या, आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है, उस वजह से इसका कलर रस्टी रेड कलर होता है।
ठीक है, तो रेड सॉइल और लेटेराइट सॉइल अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट बजट? बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? संदीप स्मृति का आंसर है ईरानी। सी, इंदिरा गांधी। स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने कब बजट पेश करा? क्या करा था बजट पेश स्मृति ईरानी ने? डी, प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल जी हमारी देश की प्रधानमंत्री थी, सॉरी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति थी। ठीक है, सोनिया गांधी ने जी ने आज तक कोई भी डिपार्टमेंट, कोई पोर्टफोलियो, कोई अपना मतलब सरकार में अपना वो पोस्ट पद नहीं संभाला है। और स्मृति ईरानी फाइनेंस मिनिस्टर बनी हो ऐसा मुझे याद नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी जो कि करेक्ट आंसर है वैसे तो, इंदिरा गांधी ने 1970 में ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने 1970 में 1970-71 का जो बजट था वो पेश करा था। जो मोरारजी देसाई जब उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री अपनी पद छोड़ दी थी, रिजाइन कर दिया था, तो इंदिरा गांधी ने वो पोस्ट संभाली थी और 1970-71 में ये बजट पेश करा था। तो पहली विमेन फाइनेंस मिनिस्टर थी जिन्होंने बजट पेश करा था। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि भाई पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट इंडिया, शानमुखम चेट्टी। ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहला हमारा जो बजट था ना भारत का वो पेश करा था। अच्छा, ऑप्शन दीजिए, कोई नहीं, वैसे बता दिए, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, शानमुखम चेट्टी, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहला हमारा बजट पेश करा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। कुम्मी पट्टू इज एंशिएंट म्यूजिक ऑफ विच स्टेट? देखो तीनों ही चीजों के आपके सामने एक ही पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल, और ये सारे स्टेट वाइज चीजें हैं, तो इस पे एक बार थोड़ा ध्यान जरूर देना अपनी प्रिपरेशन करते हुए। तो कुम्मी पट्टू इज एंशिएंट म्यूजिक ऑफ विच स्टेट? तमिलनाडु ऑप्शन आ रहा है संदीप का और निष्ठा का, प्रगति डी, शेखर डी। तमिलनाडु सर। तमिलनाडु आंसर आ रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, तमिलनाडु। तमिलनाडु से बिलोंग करता है कुम्मी पट्टू। ठीक है, कुम्मी पट्टू किससे बिलोंग करता है? तमिलनाडु से बिलोंग करता है, और ये एंशिएंट म्यूजिक फॉर्म है। ये इतना उसका प्रचलन आज के टाइम पे बहुत कम है, बट स्टिल ये कहाँ से एसोसिएटेड है? तमिलनाडु से एसोसिएटेड। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे फटाफट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड? अगर किसी ने अपने 10वीं के बाद भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो वो भी इस क्वेश्चन को आंसर बता सकता है देख के कि HFl, HCF, HF, HDF, इनमें से क्या होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का केमिकल नेम? HF, संदीप का आंसर आ रहा है HF। चलिए, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, HF। ठीक है, HCF तो हमारे मैथ्स में होता है, HFl कोई चीज नहीं होती, HDF भी कोई चीज नहीं होती। तो HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो हमारा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? HF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
Which of the following Sufi sant was given the title of Roshan Chirag e Dilli? निम्नलिखित में से किस सूफी संत को रोशन चिराग ए दिल्ली की उपाधि दी गई थी? सी। एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और आंसर सी आ रहा है हजरत निजामुद्दीन महमूद, बी औरंगजेब, डी अलाउद्दीन खिलजी। औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी तो सूफी संत नहीं थे। हजरत नसीरुद्दीन महमूद। ओके, हजरत नसरुद्दीन महमूद जो कि अयोध्या में पैदा हुए थे। देखो इस देश की सबसे बड़ी खासियत क्या बात है कि अयोध्या में पैदा होने वाले हजरत नसीरुद्दीन महमूद को, जो कि बहुत बड़े सूफी संत हुए, ठीक है, तो उनको ये टाइटल दिया गया था रोशन चिराग दिल्ली का। जो चिश्ती है, जो चिश्ती जो एक ऑर्डर, चिश्ती ऑर्डर जो चला, उसमें ये अनुयायी थे और इन्होंने किसको फॉलो करा था? हजरत निजामुद्दीन औलिया को। हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके ये फॉलोअर थे और इनको ये टाइटल मिला था चिराग दिल्ली। और इनकी मृत्यु के बाद इनका जो दफनाने का जो जगह थी वो थी साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली में कोई जगह एक थी जहां, जिसको आज जिस नाम से जाना जाता है, क्या कोई उस जगह को गैस करना चाहेगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे था हजरत नसीरुद्दीन महमूद। तो साउथ दिल्ली की वो जगह जिसको आज चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जिसको आज किस नाम से जाना जाता है? चिराग दिल्ली के नाम से जाता है, वो इन्हीं पे बेस्ड है। इन्हीं को बोला जाता है कि भाई चिराग दिल्ली का नाम कैसे पड़ा और क्यों पड़ा? वो इसीलिए पड़ा क्योंकि हजरत नसीरुद्दीन महमूद की जो दरगाह भी है वहाँ पे, उनको वहाँ पे दफनाया गया था, उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और यहाँ पे चिराग दिल्ली जिन्हें कहा जाता था, तो उसी पे उपाधि पे, उस उपाधि पे ही इनका नाम रखा, जगह का नाम चिराग दिल्ली पड़ा था। ठीक है, बारिश आई हुई है नजफगढ़ में भाई? अच्छा, हमारे यहाँ तो मौसम तो बना हुआ था पर अभी बारिश तो नहीं आई है। खैर, थोड़ी देर में यहाँ पे भी आ जाएगी, नजफगढ़ से थोड़ी देर बाद में आती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ह्यून सांग had toured India at the time rule of, यानी मतलब किस शासन काल में, किसके शासन काल में भारत का दौरा किया था ह्यूम सान ने? ऑप्शन संदीप का आ चुका है, बाकी के साथी भी ऑप्शन दें। चंद्रगुप्त मौर्य शायद। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चाइनीज ट्रेवलर हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर इज यस, करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट, हर्षवर्धन। यहाँ पे हर्षवर्धना, जो राजा हर्ष, जिनको राजा हर्ष के नाम से जाना जाता है, हर्ष किंग के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो हम, हर्षवर्धना के टाइम पे 627, ये जो चाइनीज ट्रेवलर था ह्यून सांग, इसने 627 643 एडी के आसपास, जो ये तकरीबन 16 साल की जाती है, 16-17 साल की जो अवधि के दौरान कहा जाता है कि भाई इसने पूरे देश का भ्रमण करा था। तो 16 ईयर्स का पूरा इसका टूर था इंडिया में, चाइनीज ट्रेवलर था। और इसका मेन रीजन इंडिया में आने का यह क्या था? पहले के जो चाइनीज ट्रेवलर होते ना, वो बहुत अच्छे होते थे। उनका मेन रीजन क्या? अच्छे इन सेंस कि भाई नॉर्मल लोगों की तरह होते थे, नॉर्मल चाइनीज ट्रेवलर होते थे। उनका मेन रीजन था कि भाई टू गेन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म। देखिए क्या बढ़िया चीज थी ना उस जमाने में, और आज के टाइम में कितना फर्क हो गया है कि भाई एक, अब आज के जो लोग हैं, जो चाइनीज ट्रेवलर बनते हैं, वो दुनिया भर में क्या फैलाते हैं? कोरोना फैलाते हैं। और आज उस जमाने में वो बुद्धिज्म की, हमारे देश में बुद्धिज्म की नॉलेज उस
चीज को ढूंढने आए थे कि भाई बुद्धिज्म क्या चीज है, उसको पढ़ने समझने और उसको फॉलो करने आए थे। तो भाई ये पूरे घूमते गए, नालंदा में भी गए थे, ये पूरे घूमते घूमते फिर हर्षवर्धन के कोर्ट में यानी कि उनके दरबार में भी इन्हें बुलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। Who was the youngest player to win men's single Wimbledon? पुरुष एकल विंबलडन जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे? स्टेफी ग्राफ, आंद्रे अगासी, बोरिस बेगर, पीट संप्रास। ऑप्शन नंबर सी अंजलि सिंह। तो जैसे हमारे टाइम पे जो लेजेंड जिसे कहते हैं, जैसे लेजेंड, वैसे तो ये सारे ही एक तरीके से यूं कहेंगे लेजेंड हैं, बट जैसे अपने टाइम पे जो रॉजर फेडरर हैं, राफेल नडाल हैं, इनका जितना नाम है ना, तो उसी अपने से बड़े जो मतलब अपने मम्मी पापा पेरेंट्स की एज के जो उस टाइम पे जो टेनिस प्लेयर का नाम जिसमें सबसे ज्यादा नाम था बोरिस बेकर का, बहुत ज्यादा नाम था इनका बोरिस बेकर। और इनका नाम इसलिए बहुत ज्यादा था कि भाई ये 17 साल की उम्र में, 17 ईयर्स के थे जब, 17 साल के थे ये, 18 साल के भी नहीं हुए थे, तो 17 साल की उम्र में इन्होंने विंबलडन चैंपियनशिप जीती थी मेंस सिंगल्स में। और इतने प्रसिद्ध हुए, इन्होंने इतना पैसा कमाया था, और तथा कथित एलिज्ड, ये मतलब न्यूज है कि एक टाइम पे ऐसा टाइम आ गया था कि बिल्कुल ये ब्रोक हो गए थे, बिल्कुल इनके पास पैसे खत्म हो गए थे, इतना पैसा कमाने के बाद भी। कंफर्म नहीं करूंगा, पर न्यूज वगैरह तो बहुत चलती थी उस टाइम पे। जो थोड़ी बहुत मेरे को नॉलेज मिलती है, जब कभी कभार मैं टेनिस का मैच देखता हूँ, तो यही है कि बोरिस बेकर हुआ करता था कोई खिलाड़ी। तो बोरिस बेकर इसलिए फेमस थे कि उन्होंने बहुत कम उम्र में वो अचीवमेंट प्राप्त करी थी। ठीक है, आगे। और स्टेफी ग्राफ, तो ये फीमेल खिलाड़ी हैं। यहाँ पे हमसे मेंस सिंगल विंबलडन चैंपियनशिप के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। फाउंडर ऑफ चालुक्य एम्पायर, तीसरा हमारा सेट है ना ये, तो इसमें हमसे 3 एम्पायर के बारे में पूछा गया, फाउंडर के बारे में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो एम्पायर हैं, जो साम्राज्य थे, उनके जो संस्थापक के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिस्टोरिकल फैक्ट जो पूछे जा रहे हैं वो संस्थापकों के बारे में ज्यादा पूछे जा रहे हैं हमसे, ज्यादा डिटेल में नहीं, नॉर्मल हमसे सिर्फ फाउंडर्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सभी का आंसर सही है, संदीप का, अंजलि का बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन वन प्रथम। तो इन्होंने ये फाउंड करा था 543 जैसे अपना 543 साल में ये जो उन्होंने स्थापित किया था। वतापी को इन्होंने कैपिटल बनाया था। किस जगह को कैपिटल बनाया था? वतापी को कैपिटल बनाया था। ठीक है, तो ये इस पे भी आप फोकस करना, स्टार मार्क कर देते हैं कि जो राज्य है, साम्राज्य, इनके संस्थापकों के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। तो एक आध क्वेश्चन देखा गया, तो इनके जो हिस्ट्री अगर पढ़ो तो फाउंडर्स के बारे में जरूर याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। हु वॉन दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 2020? वैसे 2018 के क्वेश्चन में क्वेश्चन था कि 2018 में किसने जीता, तो उसको मैंने चेंज करके, क्योंकि 2018 का नहीं पूछेंगे तो 2020 का पूछेंगे। तो 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? संदीप कुमार, मैं कहां से हूं? मैं वैसे एट प्रेजेंट रोहिणी में रहता हूं। बी रजनीकांत, अंजलि का आंसर है, रितिका का भी आंसर बी है, रजनीकांत। तो इस क्वेश्चन में ना जो कंफ्यूजन है, देखो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो कौन देता है? अपने भारत सरकार देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और एक दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, वो एक ना ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, दादा साहब फाल्के ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, वो अलग है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी नहीं है, वो अलग से है। वो एक अलग से अपना पूरा, जैसे हमारा जो ये फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, बाकी जो अलग अलग अवार्ड्स होते हैं ये मूवीज के, तो उसी की तरह ही एक दादा साहब फाल्के ऑर्गेनाइजेशन एक अवार्ड करती है। उसमें जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ना, हमें उनको याद करना है, पर उसमें जो फर्क होता है
जो हमारा दादा साहब फाल्के अवार्ड जो ऑफिशियल होता है उसका फर्क भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो इस बार दादा साहब फाल्के जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने जो अवार्ड दिया था वो दिया था अक्षय कुमार को दिया था, और एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन में हम अक्षय कुमार करके आएंगे तो वो हमारा हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑफिशियल है वो मिला था रजनीकांत जी को, इस बार मिला था, अमिताभ बच्चन को पहले मिल चुका है, अब रजनीकांत जी को मिला था ये अवार्ड। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आईबी मिनिस्ट्री जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उनके अंडर जो आता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। तो उसमें ये दिया जाता है जो हमारे नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं, हर साल जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जाते हैं, तो उसमें भी ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जाता है। तो दादा साहब फाल्के कहा जाता है कि भाई भारत के सबसे प्रथम डायरेक्टर थे, क्योंकि उन्होंने ही पहली जो मूवी थी राजा हरिश्चंद्र फुल लेंथ मूवी थी वो बनाई थी। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन सिनेमा में उनको याद करते हुए उनपे ये नाम, ये जो अवार्ड है वो उनपे डेडिकेटेड है। और इसमें स्वर्ण कमल दिया जाता है और 10 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। इसकी स्थापना यानी कि सबसे पहले कौन से ईयर में दिया गया था, 1969 में सबसे पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। तो ये भी आपको याद करना है, जैसे पीछे अभी पिछले सेट में हमने देखा था अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था सबसे पहली बार, तो 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। चलेंगे अपने इस सेट के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। नेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए। ये सारी ही जो चार हमारे पास जो ऑप्शन है ये सारी ही महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है अलग अलग स्टेट की, तो आपको नाम बताना है। इनसे जुड़ी हुई ज्यादा डिटेल हमने पहले शेयर करी हुई है, बातें करी हुई है, क्योंकि ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन आया है DSSB का, अलग अलग सेट में अलग अलग टाइम पे, मतलब वो जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उनमें ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो डी सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अंजलि, संदीप, शेखर, हर्षित एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो कि यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। 2 अक्टूबर 1963 को इन्होंने अपना पद संभाला था। तो ये तो थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। हमने देखा कि कुछ जो पॉइंट थे हमें जो जिन पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं वो हमने स्टार मार्क करे और उनको आप लोगों को बताया कि भाई आप लोग जरूर देखना उन्हें, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ। और ऐसे ही और भी यहाँ पे टीचमेंट पे और भी अलग अलग सेशन लेके आएंगे। ये इंटरेस्टिंग सेशन रहते हैं, 2 वे कॉन्वर्सेशन रहता है, कोई बात होती है कोई दिक्कत होती है तो उसी टाइम पे सॉल्व हो जाती है। तो अलग अलग टॉपिक, अब जितने भी हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं उनकी तैयारी के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सेशन रखने की कोशिश करेंगे।